गांव के आखिरी छोर पर पीपल और नीम के पेड़ों के बीच एक पुराना सा मंदिर था। उसी मंदिर से सटा हुआ एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां रहते थे पंडित हरि प्रसाद जी और उनकी बेटी काव्या। काव्या की माँ का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। काव्या को माँ की यादें भी ठीक से नहीं थी, बस एक धुंधली सी तस्वीर उसके मन में रहती थी, माँ की गोद और उनका आंचल। अब काव्या बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर सादगी और व्यवहार में इतनी शालीनता कि जो भी उसे देखता बिना कुछ कहे ही उसका सम्मान करने लगता। हर सुबह काव्या सूरज उगने से पहले उठती, वो मंदिर की सीढ़ियां धोती, फूल तोड़ती, दिए सजाती और फिर अपने बाबा के लिए चाय बनाती। बाबा उठिए, मंदिर की सफाई हो गई है, पूजा की तैयारी भी। अरे बेटी, तू तो मेरी आंख खुलने से पहले ही भगवान का काम शुरू कर देती है। ये मेरा सौभाग्य है बाबा। पंडित जी की आमदनी बहुत कम थी। मंदिर से जो थोड़ा बहुत दान मिलता, उसी से उनका घर चलता। कभी कभी महीनों ऐसे निकल जाते कि ठीक से 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन काव्या कभी शिकायत नहीं करती थी। अगर बाबा खुश है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं। गांव की औरतें अक्सर कहती, पंडित जी आपकी बेटी तो सच में लक्ष्मी है। भगवान की कृपा है बहन। लेकिन रात के सन्नाटे में जब काव्या अकेली बैठती तो माँ की कमी उसे बहुत महसूस होती। माँ, काश आप आज मेरे साथ होती। एक दिन सर्दियों की ठंडी सुबह थी। पंडित जी को तेज बुखार हो गया। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं बेटी, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। काव्या ने गांव के वैद्य को बुलाया। दवा चाहिए और आराम भी। दवा कितने की होगी? कम से कम 300 रुपए लगेंगे। काव्या के हाथ कांप गए। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। रात भर वो सो नहीं सकी। सुबह उसने फैसला किया कि वो गांव में काम करेगी। वो किसी के घर बर्तन धोने गई, कहीं झाड़ू लगाई। दिन भर मेहनत करके उसने कुछ पैसे जमा किए। शाम को वो दौड़ती हुई वैद्य के पास पहुंची और दवा लेकर आई। बाबा, मैंने दवा ला दी है। बेटी, तूने ये सब मेरे लिए किया? आप ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। दवा से पंडित जी धीरे धीरे ठीक होने लगे। गांव वालों को जब पता चला कि काव्या ने अकेले इतनी मेहनत करके दवा खरीदी है तो वे भावुक हो उठे। इस लड़की में सच में बहुत संस्कार हैं। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया है। कुछ महीने बाद गांव में बड़ा धार्मिक उत्सव होने वाला था। दूर दूर से लोग आने वाले थे। मंदिर को सजाया जा रहा था। हर ओर खुशी और भक्ति का माहौल था। काव्या सुबह से ही मंदिर की सफाई और सजावट में लगी हुई थी। बाबा, ये फूल यहीं ठीक लगेंगे? हाँ बेटी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसी दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम था आरव। वो शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गांव आया था। जब आरव मंदिर पहुंचा तो उसकी नजर काव्या पर पड़ी। काव्या फूलों की टोकरी उठाकर मंदिर के सामने से गुजर रही थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और हवा उसके बालों को हल्के से हिला रही थी। आरव वहीं रुक गया। ये लड़की कितनी शांत और सुंदर है। काव्या ने उसकी ओर देखा और शिष्टता से सिर झुका दिया। नमस्ते। नमस्ते। बस यही पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों के दिल में कुछ अलग सा महसूस हुआ। आरव मंदिर में बैठ गया और पूजा देखने लगा, लेकिन उसकी नजर बार बार काव्या की ओर जाती रही। पूजा के बाद उसने पंडित जी से बात की। पंडित जी, आपकी पूजा बहुत सुंदर होती है। धन्यवाद बेटा, भगवान की कृपा है। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वो आपकी बेटी बहुत संस्कारी है। पंडित जी मुस्कुरा दिए। भगवान की देन है बहन। उस दिन काव्या को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वो बार बार सोच रही थी कि क्यों उस अजनबी युवक की मौजूद भी उसे अजीब नहीं बल्कि सुकून देती है। रात को जब वो सोने गई तो उसका मन बेचैन था। आज दिल क्यों कुछ अलग सा लग रहा है। उधर आरव भी अपने कमरे में बैठकर काव्या के बारे में ही सोच रहा था। मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं, फिर भी कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। अगले दिन आरव फिर मंदिर गया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? धन्यवाद, पर सब ठीक है। आप रोज मंदिर की इतनी सेवा करती हैं? हाँ, ये मेरा सौभाग्य है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। कभी मंदिर की सफाई पर, कभी गांव की जिंदगी पर, कभी भगवान की कहानियों पर। शहर में सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ जो शांति है वो कहीं नहीं। शांति दिल में हो तो हर जगह मिल जाती है। आरव को काव्या की सादगी, मेहनत और अपने पिता के प्रति प्रेम बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने रिश्तेदारों से काव्या के बारे में बात की। मुझे लगता है मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। गांव की लड़की से शादी, तुम शहर में रहते हो।
शहर की चमक से ज्यादा मुझे सादगी की रोशनी पसंद है। आरव ने पंडित जी से साफ साफ बात करने का फैसला किया। पंडित जी, मैं आपकी बेटी से विवाह का रिश्ता रखना चाहता हूँ। पंडित जी ने उसे ध्यान से देखा। बेटा, मेरी बेटी का जीवन आसान नहीं रहा है। अगर तुम उसका सम्मान कर सकते हो तो मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं उसकी हर खुशी और हर दुख का सम्मान करूंगा। पंडित जी ने काव्या को बुलाया। बेटी, आरव तुमसे विवाह का रिश्ता रखना चाहता है। तुम्हारी क्या इच्छा है? काव्या कुछ पल चुप रही। उसने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और सम्मान था। बाबा, अगर आपको उस पर भरोसा है तो मुझे भी है। पंडित जी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। भगवान ने मेरी बेटी के लिए अच्छा जीवन साथी चुना है। जल्द ही गांव में ये खबर फैल गई कि पंडित जी की बेटी की सगाई होने वाली है। गांव की औरतें काव्या को देखने आने लगी। बेटी, तू बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो मैं पहले से थी, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ है। कुछ लोग जलन भी करने लगी। इतनी गरीब होकर भी इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। लेकिन काव्या इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। जो होना है वही होगा। सगाई की तैयारी शुरू हो गई। मंदिर को फूलों और दियों से सजाया गया। घर में मिठाइयाँ बनी। बेटी, तू कुछ नहीं करेगी, सब मैं संभाल लूंगा। बाबा, ये मेरा भी उत्सव है। सगाई के दिन मंदिर को फूलों से सजाया गया। ढोलक बज रही थी और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। काव्या शांत भाव से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर वही सादगी और वही शांत मुस्कान थी। आरव जब उसे देखने आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद। भगवान के आशीर्वाद से आज तुम दोनों का रिश्ता तय होता है। सगाई के बाद पंडित जी काव्या के पास बैठे। बेटी, आज मेरा सपना पूरा हो गया। बाबा, आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। सगाई के बाद काव्या के मन में खुशी के साथ साथ एक डर भी था। बाबा से दूर जाने का डर। एक रात वो चुपचाप बैठी थी। धीरे से, बाबा, जब मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले हो जाएंगे। बेटी, तू कहीं नहीं जा रही। तू तो मेरे दिल में रहेगी। पर घर तो छोड़ना पड़ेगा। बेटी, घर जगह नहीं, रिश्ते होते हैं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद शादी की तारीख तय हो गई। आरव शहर से बार बार गांव आता, तैयारी में मदद करता। काव्या, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना। मुझे बस आपका साथ चाहिए। आरव ने पंडित जी से भी वादा किया। आप मेरे पिता समान हैं, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। पंडित जी की आंखें भर आईं। काव्या अपने नए जीवन की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके दिल में बाबा और माँ की यादें हमेशा जिंदा थीं। सच्चा प्रेम सुंदरता में नहीं, सादगी, संस्कार और दिल की अच्छाई में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। घना जंगल, ठंडी हवा और पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें। जंगल के एक कोने में मिट्टी और लकड़ी से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में रहता था एक गरीब किसान, रामदीन, उसकी पत्नी सावित्री और उनकी बेटी किरण। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उनकी पहचान। सुबह की हल्की रोशनी झोंपड़ी के अंदर झांक रही थी। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी और पास ही टूटी सी हांडी रखी थी। सावित्री, रामदीन, उठ जाओ, आज फिर जंगल जाना है। लकड़ी नहीं लाई तो आज चूल्हा नहीं जलेगा। हाँ सावित्री, आँख खुलते ही पेट की चिंता शुरू हो जाती है। कोने में सो रही उनकी बेटी करवट बदलती है। बाबा, मैं भी आज जंगल चलूं? नहीं बिटिया, जंगल आसान जगह नहीं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई भी तब होगी बाबा जब पेट भरा होगा। आज मैं भी काम करूंगी। सावित्री की आंखें भर आती हैं। सावित्री, मेरी बच्ची इतनी छोटी उम्र में जिम्मेदारी उठाने लगी है। भगवान जाने हमें कब चैन मिलेगा। किरण झोपड़ी के बाहर आती है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। उसके पैर में फटी चप्पल और बदन पर पुराना सा स्वेटर, फिर भी उसके चेहरे पर हिम्मत थी। किरण, मन ही मन, ये जंगल मेरा दुश्मन नहीं है, यही हमारा पेट भरता है। मैं डरूंगी नहीं। तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। पेड़ों की छाया, पक्षियों की आवाजें और दूर से आती नदी की हल्की सी धुन। लेकिन जंगल सुंदर होने के साथ साथ डरावना भी था। किरण, मेरी बात ध्यान से सुनो। लकड़ी वहीं से काटना जहाँ जमीन साफ हो, घने जंगल में मत जाना। जी बाबा, मैं समझ गई। सावित्री पीछे से आवाज देती है। बेटी, ज्यादा दूर मत जाना, शाम होने से पहले लौट आना। हाँ माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी।
तीनों अलग अलग दिशाओं में लकड़ी काटने चले जाते हैं। किरण कुल्हाड़ी उठाए पेड़ों के बीच चल रही थी। उसके कदम छोटे थे लेकिन इरादे बड़े। वो सूखी लकड़ियां चुनती, कुछ टहनियां तोड़ती और उन्हें गठरी में बांधती। उसके हाथ कांप रहे थे, ठंड से भी और थकान से भी। किरण मन ही मन, अगर आज ज्यादा लकड़ी मिल गई तो माँ बाजार से थोड़ा आटा और नमक ले आएगी, आज रोटी ठीक से बनेगी। अचानक उसे पास की झाड़ी में कुछ हिलता हुआ दिखा। किरण डर गई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। झाड़ी के पीछे एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। उसके कपड़े फटे थे, शरीर कांप रहा था और आंखें आधी बंद थीं। बाबा, आप ठीक तो हैं? बूढ़े आदमी की आवाज बहुत कमजोर थी। बेटी, पानी, बहुत ठंड लग रही है। किरण ने अपनी बोतल से उसे पानी पिलाया। फिर उसने अपना स्वेटर उतारकर उसे ढक दिया। आप यहाँ अकेले कैसे आ गए? मैं लकड़ी काटने आया था, फिसल गया, चल नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई नहीं मिला तो यहीं मर जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको बाहर ले चलूंगी। तुम छोटी हो बेटी, मुझे उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं छोटी हूँ पर मेरी हिम्मत बड़ी है। आप चलने की कोशिश करो, मैं सहारा दूंगी। काफी कोशिशों के बाद किरण किसी तरह बूढ़े को जंगल के खुले रास्ते तक ले आई। वहां पास में उसकी माँ और बाबा लकड़ी काट रहे थे। किरण, बाबा, जल्दी आओ। क्या हुआ बिटिया? ये बाबा जंगल में गिर गए थे, इन्हें बहुत ठंड लग रही है। रामदीन और सावित्री तुरंत मदद करते हैं। चिंता मत करो बाबा, हम आपको अपने घर ले चलेंगे। बेटी, तुम फरिश्ता हो, अगर तुम न मिलती तो आज मैं मर जाता। तीनों बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी में ले आते हैं। सावित्री चूल्हा जलाती है, गर्म पानी बनाती है और थोड़ा सा चावल उबालती है। सावित्री, हमारे पास ज्यादा नहीं है बाबा, पर जो है वही खा लीजिए। बूढ़ा आदमी, मुझे इतना अपनापन कभी किसी ने नहीं दिया। मैं तो समझ बैठा था कि दुनिया में अब इंसानियत खत्म हो गई है। किरण उसके पैरों के पास बैठ जाती है। बाबा, आपका नाम क्या है? बूढ़ा आदमी, मेरा नाम है हरि प्रसाद। रामदीन, आप कहाँ के रहने वाले हैं हरि प्रसाद जी? मैं पास के गांव का हूँ, पर अब वहाँ कोई मेरा नहीं रहा। पत्नी गुजर गई, बेटे शहर चले गए, मैं अकेला रह गया। किरण की आंखें भर आती हैं। बाबा, आप अकेले नहीं हैं, अब आप हमारे साथ रह सकते हैं। हरि प्रसाद भावुक हो जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर ठंडी हवा तेज चल रही थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर अपनापन और गर्मी थी। किरण अपने बिस्तर पर लेटी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। किरण मन ही मन, आज मैंने किसी की जान बचाई, शायद यही असली धन है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जंगल के ऊपर फैल रही थीं। पेड़ों से टपकती बर्फ पिघलकर जमीन पर गिर रही थी। हरि प्रसाद अब कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। रामदीन, मैं आज तुम्हारे साथ जंगल चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना है बाबा? जंगल के अंदर एक खास जगह है जहाँ बहुत कीमती पेड़ हैं, पर वहाँ पहुँचना आसान नहीं। किरण उत्सुक हो जाती है। बाबा, क्या हम भी चल सकते हैं? हाँ बेटी, लेकिन रास्ता लंबा और मुश्किल है। अगर तुम हिम्मत रखो तो चल सकते हो। मैं तैयार हूँ। तीनों जंगल के भीतर गहराई की ओर चल पड़ते हैं। पेड़ और ऊंचे होते जाते हैं, रोशनी कम होती जाती है और रास्ता संकरा। ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। आप पक्के हैं कि हम सही रास्ते पर हैं? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी जंगल में बिताया है। मुझे हर रास्ता याद है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। उसकी लकड़ी सामान्य लकड़ी से अलग थी, चमकदार, मजबूत और बहुत सुंदर। यही वो पेड़ है। इसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। बाजार में इसकी बहुत कीमत मिलती है। रामदीन की आंखें चमक उठती हैं। सच में बाबा? अगर ये सच है तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। पर ध्यान रहे, इस जंगल से उतनी ही लकड़ी लो जितनी जरूरत हो। लालच मत करना, क्योंकि जंगल माँ की तरह होता है। किरण पेड़ को ध्यान से देखती है। क्या बाबा, जंगल सच में हमें पहचानता है? हाँ बेटी, जंगल इंसान की नीयत पहचानता है। जो उसे प्यार करता है, उसे वो खाली हाथ नहीं लौटाता।
रामदीन धीरे धीरे पेड़ की एक मजबूत शाखा काटते हैं। लकड़ी भारी थी लेकिन मजबूत और चमकदार। तीनों उसे उठाकर वापस गांव की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन रामदीन उस लकड़ी को लेकर पास के शहर के बाजार जाते हैं। किरण और सावित्री घर पर इंतजार करती हैं। सच में बाबा को अच्छी कीमत मिलेगी ना? भगवान चाहेगा तो जरूर मिलेगी, तो चिंता मत कर। घंटों बाद रामदीन वापस लौटते हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सावित्री, किरण, आज हमारी किस्मत बदल गई। सच बाबा, क्या हुआ? उस लकड़ी की बहुत अच्छी कीमत मिली। इतने पैसे मिले हैं कि अब हमें कई महीनों तक खाने की चिंता नहीं होगी। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज पहली बार पेट की चिंता से दिल को आराम मिला है। किरण खुशी से उछल पड़ती है। बाबा, अब मैं स्कूल जा सकूंगी ना? अब मुझे पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा ना? रामदीन उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं। हाँ बेटी, अब तू जरूर पढ़ेगी। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाऊंगा। कुछ ही दिनों में किरण का दाखिला पास के स्कूल में हो जाता है। उसके पास नए कपड़े तो नहीं थे, लेकिन आंखों में सपने थे। स्कूल के पहले दिन वो बहुत खुश थी। माँ, बाबा, मैं देर से आऊंगी, आज मेरा पहला दिन है। जा बेटी, भगवान तुझे सफलता दे। स्कूल में शिक्षक बच्चों से सवाल पूछते हैं। किरण, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? किरण थोड़ी झिझकती है, फिर साहस के साथ बोलती है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सकूं, जैसे मैंने उस दिन जंगल में बाबा की मदद की थी। बहुत अच्छा सपना है किरण, अगर तुम मेहनत करोगी तो जरूर पूरा होगा। एक दिन हरि प्रसाद फिर झोपड़ी में आते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन मिला और तुम्हारे परिवार की जिंदगी भी बदल रही है। लेकिन याद रखना, जंगल ने तुम्हें जो दिया है उसे संभाल कर रखना। मैं समझती हूँ बाबा, हम कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यही बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। रामदीन भी पास आ जाते हैं। बाबा, हम वादा करते हैं कि हम जंगल से उतना ही लेंगे जितना जरूरत हो। हम कभी लालच नहीं करेंगे। हरि प्रसाद संतोष से सिर हिलाते हैं। समय बीतता गया, ठंड फिर से बढ़ने लगी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। अब झोपड़ी में थोड़ी बेहतर चीजें थीं, अच्छा कंबल, थोड़ा ज्यादा अनाज और सबसे बड़ी बात, उम्मीद। एक रात तेज बर्फबारी शुरू हो गई। तेज हवा झोपड़ी के दरवाजे को हिलाने लगी। रामदीन, आज ठंड बहुत ज्यादा है, किरण को कंबल ठीक से ओढ़ा देना। हाँ सावित्री। किरण अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। माँ, बाबा, क्या आपको लगता है कि एक दिन हम पक्के घर में रह पाएंगे? रामदीन थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, हाँ बेटी, अगर तू पढ़ती रही, मेहनत करती रही, तो वो दिन जरूर आएगा। मैं बहुत मेहनत करूंगी बाबा, मैं आप दोनों को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। कुछ साल बीत जाते हैं। किरण अब बड़ी हो चुकी है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। एक दिन स्कूल से एक पत्र आता है। किरण, बाबा, माँ, देखो स्कूल से चिट्ठी आई है। क्या लिखा है बेटी? किरण खुशी से पढ़ती है। मुझे शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिली है, अब मैं वहाँ जाकर पढ़ सकती हूँ। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी अब बड़े सपनों की ओर बढ़ रही है। रामदीन की आवाज भर्रा जाती है। बेटी, आज मुझे अपनी गरीबी पर दुख नहीं है, आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। किरण को शहर जाना था। वो जंगल, झोपड़ी और अपने माता पिता को छोड़कर जाने वाली थी। वो जंगल की ओर आखिरी बार देखने जाती है, वहीं जहाँ उसने हरि प्रसाद को पहली बार देखा था। जंगल, तूने मुझे जीवन दिया, मेरे परिवार को उम्मीद दी, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। सालों की मेहनत के बाद किरण का चयन मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। वो दौड़ती हुई अपने माता पिता को फोन करती है। बाबा, माँ, मेरा चयन मेडिकल कॉलेज में हो गया है। फोन की दूसरी ओर सन्नाटा छा जाता है, फिर खुशी की आवाज। सच में बेटी, आज तो मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। ये सब आपकी वजह से है बाबा। माँ, अगर आप दोनों ने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। डॉक्टर बनने के बाद किरण शहर में अच्छी नौकरी पा सकती थी, लेकिन उसका दिल अपने जंगल और गांव में था। वो अपने माता पिता और हरि प्रसाद के पास लौट आती है। गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोलती है। बेटी, तू शहर छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? वहाँ तुझे बड़ी जिंदगी मिल सकती थी। बाबा, मेरी असली जिंदगी यही है। यहाँ लोगों को मेरी जरूरत है। मैं गरीबों का इलाज मुफ्त करूंगी। सावित्री उसे गले लगा लेती है। तू सच में हमारी बेटी नहीं, भगवान का भेजा हुआ वरदान है। आज भी जंगल वैसा ही है, घना, सुंदर और रहस्यमय। लेकिन अब उस जंगल के किनारे एक छोटा सा क्लिनिक है, जहाँ गरीबों को इलाज मिलता है। और उस क्लिनिक की डॉक्टर है किरण, एक गरीब किसान की बेटी जो जंगल की गोद में पली बढ़ी और दुनिया को उम्मीद का मतलब सिखाया। किरण मन ही मन, मैं जहाँ भी हूँ, मेरी जड़ें इसी जंगल में है और मेरी मंजिल भी यही है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।